गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो अभी सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिन बाद आपकी क्लास हो रही है और बेटा क्लास ना होने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे। भी कुछ काम हो गया था मेरे को, उसी वजह से मैं नहीं कर पाया था। और भी कई चीज़ें होती हैं क्योंकि हमने काफ़ी टॉपिक्स कर लिए थे। जैसे हमारा टेंस हो गया था, द हिंदू भी चल रहा है, टेंस तो कंप्लीट हो गया था ना। अब आगे देखते हैं कोई और टॉपिक उठाते हैं। ग्रामर का कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर उठाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक से उठाएंगे भाई, ठीक है ना। तो होली है, होली के बाद देखते हैं कि कोई ना कोई टॉपिक उठाते हैं, कोई प्रैक्टिस वगैरह, या तो देखते हैं प्रैक्टिस बेच ले आते हैं। जैसे हम वोकेब प्रैक्टिस बेच लेके आए ना, क्योंकि वो मेरा पेड बेच है तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ वोकेब प्रैक्टिस बेच। तो बेटा आज की तो कर लेते हैं वोकेब की क्लास, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ प्रैक्टिस किया द हिंदू, या जैसे भी आगे आगे दौर चलेगा हम करते हैं। लेकिन होली के बाद हम फिर से कंटिन्यूटी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं, ठीक है भाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज है वोकेब क्लास नंबर 69। बेटा आज है वोकेब क्लास नंबर 69। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आप करोगे मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो। देखो इंस्टाग्राम पे इंग्लिश वोकेबलरी 3 टाइम अंडरस्कोर है, ये आपको वोकेब मिलती है जो डेली लाइफ से आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होती है, जो ऐसी वोकेब होती है जो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, ठीक है ना। तो विदाउट देखो फालतू की चीज़ें तो हम डालते नहीं है, मोटिवेशन हो जाता है। स्पोकन की रील्स मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, कोई कारण की वजह से हमने बंद कर दी थी बीच में, लेकिन वो वोकेब और स्पोकन की रील्स यानी 100 डे चैलेंज जो था हमारा, वो दोबारा से फिर से स्टार्ट होगा और हम बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप मेरे को कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब जो आप अभी पढ़ रहे हैं और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेट्स लर्न विद बबलू सर। सो मेरे भाई, ये जो आपकी क्लास रहने वाले यूजफुल एसएससी, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ कोई भी हो, यूपीएससी के लिए भी यूजफुल रहने वाली है, सीजीएल के लिए भी, बैंक चाहे आईबीपीएस हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, या कोई भी बैंक का एग्जाम हो, सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, एनडीए डी ट्रिपल एस बी, जो डी ट्रिपल एस बी अभी जो एग्जाम होने वाले हैं रिसेंट एग्जाम, या फिर मैं कह सकता हूं सीपीओ, एसएससी सीपीओ के लिए भी यूजफुल रहने वाली है। तो आज है बेटा हमारी वोकेब क्लास नंबर 69, यानी इससे पहले बेटा हमारी 68 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आपने हर क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, पढ़ना है और मजे से वोकेब याद करते जाना है, ठीक है ना। आप एक काम करो, आज 69 देख लो, कल 68 देख लो, परसों 67 देख लो, ऐसे चलते जाओ, या फिर 1 से स्टार्ट हो जाओ। प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकेब का महायुद्ध, ये है। तो आज है बेटा पिटारे में हमारे इडियम्स। देखो भी बहुत ही आसान होते हैं, इजी होते हैं, तो हमें इडियम्स करने हैं। तो इडियम्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा जी, ठीक है। तो जो पहला इडियम है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो पहला इडियम है वो है ऑल थम्स। पहला इडियम है हमारा ऑल थम्स, जिसका मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो हो गया वेरी ऑकवर्ड विद योर हैंड्स क्लमजी। या तो इंसान क्या हो, क्लमजी हो, या अपने हैंड्स के साथ वेरी ऑकवर्ड हो। ऑकवर्ड का मतलब हो गया कोई भी अजीब तरीके का इंसान, यानी अजीब हरकतें करता हो, यानी कोई इंसान अजीब हरकतें करता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑल थम्स। एक मिनट, क्या बोला मैंने, ऑल थम्स। पहला इडियम क्या है, ऑल थम्स, वेरी ऑकवर्ड विद योर हैंड्स। मतलब आप जब अपने हैंड्स की मूवमेंट करते हैं ना, लेकिन वो भी अजीब तरीके से, जैसे किसी को डांस नहीं आता, वो अजीब तरीके से नाच रहा है, ना तो नागिन डांस कर रहा है ढंग से, ना कुछ और कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें के लिए आप यूज करते हैं ऑल थम्स। भी कुछ पता ही नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या चल रहा है लाइफ में, भी अजीब तरह की जिंदगी हुई है। क्लमजी आप जानते हैं ना, अजीब तरह की बातें करता हो, मतलब बेढंगा, मैं कह सकता हूं तो बेढंगा, जिसका कोई ढंग ही ना हो, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग, भी वो डांस करने के लिए आता है ना, ही इज ऑल थम्स, वो अजीब तरीके से डांस करता है, उसके हाथ पैर पता नहीं कैसे चलते हैं और कैसे नहीं चलते, उसको खुद को ही नहीं पता, तो हमें क्या पता लगेगा। तो पहला क्या था, ऑल थम्स, मीनिंग वेरी ऑकवर्ड विद योर हैंड्स, या फिर मैं कह सकता हूँ क्लमजी, या तो कोई अपने हाथों को अजीब तरह से मूवमेंट करे, या फिर वो बेढंगा हो, इसके लिए आप यूज कर लेते हैं ऑल थम्स। क्या कर लेते हैं, ऑल थम्स। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम की अगर मैं बात करूं तो हो गया ऑल एगोग। ऑल एगोग, मेरे साथ साथ बोलिएगा, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा आपकी इंग्लिश सुधरेगी, उतनी ज्यादा आपकी वोकेब सुधरेगी, उतनी ज्यादा सुधरेगी। तो अगला इडियम है ऑल एगोग। ऑल एगोग, जिसका मीनिंग हो गया इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट फुल ऑफ विगर। मतलब कोई ऐसी अवस्था में होना, ऐसी स्टेट में होना, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो,
बहुत ज़्यादा आपको खुशी हो, बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, विगर हो, मतलब फुल ऑफ विगर, मतलब उत्साह। जब आप क्या हो बेटा, जब आप उत्साहपूर्ण, जब आप हो उत्साहपूर्ण, बहुत ज़्यादा आपको उत्साह हो, उस टाइम आप यूज करते हैं ऑल एगोग। क्या यूज करते हैं? ऑल एगोग, मतलब इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट फुल ऑफ विगर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, हर का एग्जाम्पल और मीनिंग लिखा हुआ है। द पीपल वर ऑल एगोग एट द एयरपोर्ट, भी लोग उत्साह में थे एयरपोर्ट में, एट द अराइवल ऑफ अवर विक्टेरियस टीम। विक्टेरियस क्या होता है? जीती हुई टीम। जो हमारी टीम जीत कर आई थी, लोग एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन किससे? उत्साह से भरे हुए लोग टीम का इंतजार कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने यूज कर लिया ऑल एगोग, मतलब इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट फुल ऑफ विगर, यानी उत्साहपूर्ण होना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आर्ग्यूज आइड। आर्ग्यूज आइड, इसका मतलब हो गया केयरफुल या फिर ऑब्जर्वेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता हो, छोटी छोटी चीजों को क्या करता हो? ऑब्जर्व करता हो, ध्यान रखता हो कि हाँ यह छोटी छोटी चीजों को मैं कह सकता हूँ ना डिसर्न। डिसर्न मतलब क्या होता है? चीजों को छांट छांट के देखना। डिसर्न एक वर्ब यूज करते हैं। जैसे सी इज आर्ग्यूज आइड, मतलब वो ऐसी लड़की है जो छोटी छोटी चीजों में डिफ्रेंशिएट कर लेती है, ऑब्जर्वेंट है, उसको पता है कि किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से चीजें नहीं करनी। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी बनना है आर्ग्यूज आइड, मतलब आपको भी ऑब्जर्वेंट बनना है, चीजों की तरफ ध्यान देना है, केयरफुल रहना है कि एग्जाम में पढ़ना भी है, वोकेब भी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ग्रामर भी करनी है, सब कुछ करना है और अपनी स्पोकन भी सुधारनी है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो क्या है? आर्ग्यूज आइड, जिसका मतलब हो गया कोई इंसान केयरफुल हो या फिर ऑब्जर्वेंट हो, यानी सावधानी बरतता हो साथ के साथ। नेक्स्ट है मेरे भाई ऑल गो, और अगला इडियम क्या हो गया? ऑल गो। याद रखोगे ऑल गो, जिसका मतलब हो गया वेरी बिजी। भाई कई बार क्या होते हैं, आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो हर टाइम बिजी रहते हैं, या तो पढ़ाई में रहते हैं, या फिर भाभी जी के साथ रहते हैं, या फिर अपने काम में रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? ऑल गो। ऑल गो, जैसे इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टुडे। भाई यार इट वॉज ऑल गो मतलब यार आज ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा बिजी दिन निकला था, भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा था ऑफिस में मेरे को टाइम ही नहीं लगा था, ऑफिस में मेरे को टाइम ही नहीं लगा था कि किस तरीके से मैं काम वगैरह संभालूं। तो इट वॉज ऑल गो इन द ऑफिस टुडे, ऑल गो हो गया। नेक्स्ट है ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, नेक्स्ट है मेरे भाई ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक का मीनिंग, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था? इडियम्स बहुत आसान होते हैं। अब ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ तो नहीं आती ना, ग्रीक लैंग्वेज आपको समझ तो नहीं आती, इसलिए आप यूज करते हैं। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाई कोई ऐसी चीज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक क्या मीनिंग हो गया? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल माय ब्रदर्स वर हैविंग अ डिस्कशन, मेरे भाई क्या कर रहे थे? डिस्कशन कर रहे थे। अभी एक बात बताओ, ये हैव क्या होती है? हैव एक मेरे बच्चे डिलेक्सिकल वर्ब होती है, जिसका मीनिंग होता है टॉकिंग से रिलेट कर लिया जाता है। भी हैव आप टॉक के लिए भी यूज कर लेते हैं ना। माय ब्रदर्स वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट द लेटेस्ट फुटबॉल पिकासो बट इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। भाई मेरे भाई तो क्या ना इस फुटबॉल पिकासो के लिए एक डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो वो चीज़ें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, मेरे को पता ही नहीं लग रहा था यार वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। जैसे तुम्हारे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज बोलने लग जाए जिसका तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, क्या मीनिंग है और क्या नहीं है, मतलब अजीब ही तरह की बातें हो रही, तो क्या यूज कर लेते हैं बेटा? ऑल ग्रीक, मीनिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। अगला है ऑल मूनशाइन। क्या है? ऑल मूनशाइन, जिसका मीनिंग हो गया फार फ्रॉम रियलिटी टोटली लाइज या टोटल लाइज, मतलब जो क्या हो, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो? अजम्पशन हो, जो सिर्फ क्या हो? आपकी ख्याली पुलाव हो, उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं ऑल मूनशाइन। मतलब मूनशाइन का क्या मतलब हो गया? अभी चांद का चमकना। अब भाभी जी कहती है चांद ला के दो, तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आऊंगा, और लाया तुमसे ढंग का रिजल्ट नहीं जाता भाई। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब सारी की सारी अजम्पशन या फिर इमेजिनेशन के लिए जब आप बात करते हैं तो फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से तो आप कोसों दूर हो, तो उसके लिए आप यूज कर लेते हैं ऑल मूनशाइन। जैसे मैंने बोल दिया
द प्रोमिस मेड बाय द पॉलिटिशियंस, भी जो पॉलिटिशियंस प्रॉमिस करते हैं, और आर ऑल मूनशाइन, भी सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे फार फ्रॉम रियलिटी है या फिर टोटल लाइज है, वो सारी की सारी बातें झूठ बोलते हैं, उनके लिए ये मीनिंग निकल जाता है ऑल मूनशाइन का। तो ऑल मूनशाइन का मीनिंग हो गया ये। अब नेक्स्ट इडियम है अ गॉड्स ऐप। अ गॉड्स ऐप का मीनिंग हो गया अ बोर्न फूल। एक ऐसा पर्सन जो जन्मजात क्या हो, मूर्ख हो। एक ऐसा पर्सन जो जन्मजात मूर्ख हो, उसको कोई नॉलेज नहीं हो, कोई ज्ञान नहीं, उसको पता ही नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना, तो इसके लिए आप यूज करते हैं अ गॉड्स ऐप। अ गॉड्स ऐप मतलब अ बोर्न फूल, जैसे ही इज अ गॉड्स ऐप, ही इज अ गॉड्स ऐप। तो अ गॉड्स ऐप का मीनिंग क्या हो गया, अ बोर्न फूल। जैसे यूज कर लो, तुम्हारा कोई दोस्त है जो मूर्ख है, जो जन्मजात मूर्ख है, उसको पता ही नहीं यार क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बोलोगे, राहुल इज अ गॉड्स ऐप, राहुल इज अ गॉड्स ऐप। भाई राहुल क्या है, राहुल तो मूर्ख है, जन्मजात मूर्ख है, उसको कोई चीज़ों का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। इस तरीके से आप स्पोकन में भी इनको यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज एज डाफ्ट एज अ बस। एज डाफ्ट एज अ बस, सॉरी एज डाफ्ट एज अ ब्रश। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, जैसे एक्सट्रीमली सिली, वेरी फुलिश, भी जो बहुत ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण बातें करता हो, उसका मीनिंग क्या था, भी जो जन्मजात मूर्ख हो। लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सट्रीमली सिली, भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही सोच जिसकी पता ही नहीं हो कहाँ है कहाँ नहीं, दिमाग का यूज ही नहीं करता, अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता, भी कहाँ किस तरीके से दिमाग का यूज करना है कहाँ नहीं करना, भी उसको बेतुकी बातें करनी आती है, अजीब बेढंगी बातें करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एज डाफ्ट एज ए ब्रश। भी एज डाफ्ट एज ए ब्रश मतलब वेरी फुलिश, बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाला इंसान। जैसे मैंने बोल दिया ही इज एज डाफ्ट एज ए ब्रश, डोंट बिलीव ए वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, भी उस पर भरोसा मत कर यार, वो तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख आदमी है, बहुत ही ज्यादा फुलिश आदमी है, एक्सट्रीमली सिली पर्सन है, उस पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। क्या हो गया, एज डाफ्ट एज अ ब्रश मीनिंग एक्सट्रीमली सिली और वेरी फुलिश। तुम्हारा भी ऐसा कोई दोस्त होगा तो उनका नाम रख दिया करो ना तुम। अगला है बेटा अकाउंट फॉर। क्या है, अकाउंट फॉर, जिसका मीनिंग हो गया टू गिव अ रीजन फॉर, या तो किसी चीज का आंसर देना या कारण देना, और टू एक्सप्लेन या किसी चीज को एक्सप्लेन करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर, या तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, आंसरेबल होना, या किसी चीज का कोई कारण देना, या फिर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, अकाउंट फॉर का ये मीनिंग आ जाता है। तो समझे ना, अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या हो गया, या तो किसी भी चीज का कारण देना, या फिर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना, या फिर किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या आंसरेबल होना, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं इडियम अकाउंट फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बी अकाउंटेंट फॉर द मिस्टेक, मैं इस जो गलती हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। भाई जो भी गलती हुई है मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग ये हो जाता है भी किसी तरह की जिम्मेदारी लेना, आंसरेबल होना। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसका मीनिंग हो गया एन इनसिक्योर स्कीम, अ प्लान दैट कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड। भी एन इनसिक्योर स्कीम, भी कोई ऐसी स्कीम होती है जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो, या एक ऐसा प्लान हो जो इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो। अब फॉर एग्जांपल भाई आप देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इस चीज से रिलेटेड। कई बार आप देखते हैं कि ऑनलाइन कुछ लोग फंडिंग करते हैं कि इस कंपनी आ गई है, इसमें 200 रुपये लगा दो, आपको रोज के 20-20, 30-30 रुपये आएंगे, आपको 250 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ होता है। या फिर आप 500 लगाओ, 1000 लगाओ, कुछ दिन आप 5-7 दिन, महीने 2 महीने लगाते हैं, फिर वो क्या था, आप वो अपना विश्वास बनाते हैं, कुछ दिन बाद क्या करती है वो कंपनी भाग जाती है आपके पैसे लेके। तो वही चीज होगी ना, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब आपने उससे भरोसा तो किया लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं थी, लोग ऐसे लूटते हैं, तो इन चीजों से आपने बच के रहना है। तो क्या हो गया, एन इनसिक्योर स्कीम, अ प्लान दैट कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड। एक इनसिक्योर स्कीम होती है, एक ऐसा प्लान होता है जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो, ठीक है ना। जैसे दे हैव बिल्ट अ हाउस ऑफ कार्ड्स दैट विल कोलैप्स, भाई उन्होंने क्या बनाया था, एक इनसिक्योर स्कीम बनाई थी जो क्या होगी, जो बेटा कोलैप्स हो गई, जो ढह गई या जो खत्म ही हो गई थी। इस तरीके से हमने यूज किया। एंड द नेक्स्ट इडियम इज एन अलादीन्स केव। एन अलादीन्स केव, अच्छा अलादीन का चिराग तो आप जानते होंगे, हाँ, एन अलादीन्स केव, जिसका मीनिंग हो गया अ स्टोर दैट कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स।
भाई एक ऐसा स्टोर होता है जहां पर इंटरेस्टिंग चीजें या फिर कीमती सामान रखा जाता हो। भी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल चीजें रखी जाती हो, जहां पर उनको स्टोर किया जाता हो, जहां पर उनको कैप्ट किया जाता हो। इसके लिए हम यूज करते हैं एन अलादीन्स केव, यानी अलादीन की गुफा। अलादीन की गुफा इस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे हर शॉप अ वेरिटेबल अलादीन्स केव ऑफ एंटिक्वीज फॉर द सेल। एंटिक्वीज क्या होती है? जो पुरातन चीजें होती है, जो पुरानी चीजें होती है, एंशियंट चीजें होती है, उनके लिए हम यूज कर लेते हैं। तो उसकी जो दुकान है ना, वो अलग अलग चीजों की, पुरातन चीजों का एक ऐसी चीज है जहां पर पुरानी चीजें या कीमती चीजें रखी हुई हैं। कीमती चीजें रखी हुई, तो क्या इडियम था? एन अलादीन्स केव। नेक्स्ट है एंड द नेक्स्ट इज एचिल्स हील। एचिल्स हील जिसका मीनिंग एकिल्स हील जिसका मीनिंग हो गया वल्नरेबल पॉइंट, अ वीक पॉइंट इन ए पर्सन और सिस्टम। एक ऐसा पॉइंट होता है जो वल्नरेबल हो, जो वीक हो, किसी पर्सन या सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जो बहुत ही वीक हो, जो बहुत ही कमजोर हो, जिसको आसानी से पकड़े जा सकता हो, या किसी भी चीज की कमजोरी, किसी पर्सन की या किसी भी सिस्टम की कोई कमजोरी की जब हम बात करते हैं ना, तब हम अहिल्स हील की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया द डिजायर फॉर पब्लिसिटी बिकम हर अकिल्स हील। द डिजायर फॉर पब्लिसिटी बिकम हर अकिल्स हील। इस तरीके से हमने यूज किया। अगला है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा जिसका मीनिंग हो गया द फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी ए टू जेड। जब हम बात करते हैं किसी के स्टार्टिंग पॉइंट से किसी की एंडिंग पॉइंट की, तब हम यूज करते हैं अल्फा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड लास्ट, ए टू जेड। जैसे मैंने बोल दिया शी हैड टू मास्टर द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम बिफोर शी कुड इवन बिगिन। भी वो यार शुरुआत करने से पहले ना, वो उस चीज के कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ ए टू जेड सारी की सारी नॉलेज प्राप्त करना चाहती थी। इस तरीके से हमने या प्राप्त कर ली थी। इस तरीके से हमने यूज किया अल्फा एंड ओमेगा मीनिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट। नेक्स्ट है मेरे भाई एन ओपन बुक, यानी एक खुली किताब। मैं कह सकता हूं एन ओपन बुक आसान है। वन दैट होल्ड्स नो सीक्रेट, भाई एक ऐसा पर्सन जो आपके सीक्रेट या कोई भी चीजें छुपाता नहीं है, कोई भी सीक्रेट नहीं रखता है, सारी की सारी बातें आपको खोल के दे देता है। उसके लिए आप यूज कर लेते हैं एन ओपन बुक। जैसे मैंने बोल दिया महात्मा गांधी लाइफ वॉज एन ओपन बुक। भाई महात्मा गांधी जी की जो लाइफ थी वो एक ओपन बुक थी। वो एक क्या थी बेटा? वो एक ओपन बुक थी। मतलब वो कोई भी अपने सीक्रेट को होल्ड नहीं करते थे, अगला है एन आई फॉर एन आई, मतलब टू टेक रिवेंज, रिटेलिएशन, मतलब बदला लेना। भाई बदला लेना क्या बोला? एन आई फॉर एन आई। भी जैसे तुम करोगे ना ईंट का जवाब तुम पत्थर से दोगे, वही बात हो गई एन आई फॉर एन आई, टू टेक रिवेंज या रिटेलिएशन। जैसे मैंने बोल दिया द पॉलिसी ऑफ एन आई फॉर एन आई इज नॉट गुड। भाई यार एन आई ऑफ एन आई की जो पॉलिसी है ना, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम बदला लेने की बात सोचते हो, रिवेंज लेने की बात सोचते हो, तो वो टेक्निकली गलत चीज हो जाती है, इंसानियत आप लोग भूल जाते हैं। तो एन आई फॉर एन आई ये हमारा ईडीएम है। नेक्स्ट है एडम्स एल जिसका मीनिंग होता है वाटर, पानी। अच्छा तुमने कभी सोचा ऐसा भी ईडीएम हो सकता है एडम्स एल? पानी के लिए भी कुछ ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं एडम्स एल। जैसे मैंने बोल दिया इफ ही फील्स टायर्ड, अगर वो थका हुआ महसूस करता है, लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल फ्रॉम द टैप। भी उसे नल से एक गिलास पानी पीने दो। अगर वो थका हुआ महसूस करता है तो उसे एक गिलास पानी पीने दो। स्पोकन में कैसे यूज करोगे? चलो स्पोकन में आपने ये ईडीएम यूज करना है। आप ये बोलो मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। एन मैंने गलती से बोल दिया था। तो स्पोकन में कैसे यूज करोगे एडम्स एल को? एडम्स एल का मीनिंग हो गया पानी यानी वाटर। तो आप बोलो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। या फिर आप नॉर्मल यूज करो आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन आप यूज करो यही इडियम तो बेटर रहेगा एडम्स एल जिसका मीनिंग
वाटर या पानी। जैसे मैंने बोल दिया इफ ही फील्स टायर्ड लेट हिम हैव अ ग्लास ऑफ एडम्स एल फ्रॉम द टैप। हो गया, आ गया समझ? ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ समवन्स आइज। एप्पल ऑफ समवन्स आइज, किसी की आंख का तारा बड़ा ही प्यारा। आंख का तारा यूज करते थे ना, वेरी डियर, मोस्ट लवेबल, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही प्यारा हो आपको, जो क्या हो, बहुत ही प्यारा हो, मोस्ट लवेबल या आंख का तारा, आंख का तारा है। जैसे मैंने बोल दिया हर यंगेस्ट डॉटर वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई, भी उसकी जो सबसे छोटी लड़की थी, सबसे छोटी बेटी थी, वो उसकी आंख का तारा थी, जो बहुत ही प्यारी थी उसको। जैसे क्या हो गया, एप्पल ऑफ समवन्स आइज, किसी की आंख का तारा होना, एप्पल ऑफ समवन्स आइज। नेक्स्ट है, ये इडियम हमने पहले भी किया है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े का कारण बनना, झगड़े का कारण बनना। जैसे मैंने बोल दिया इवन ए स्मॉल टॉय कैन बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू चिल्ड्रन, भी एक छोटा सा खिलौना भी ना दो बच्चों के बीच में झगड़े का कारण बन सकता है। याद करो बचपन के वो दिन जब तुम भी ऐसे करते थे, याद होंगे? ठीक है, नेक्स्ट है अभी नेक्स्ट है आर्म चेयर क्राइटिक। आर्म चेयर क्राइटिक जिसका मीनिंग हो गया समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस। मतलब यार एक ऐसा पर्सन जो बिना किसी प्रैक्टिस के ना, बिना किसी प्रैक्टिस के थ्योरी के आधार पर आपको कोई ना कोई एडवाइस दे देता है, सजेशन देता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसने हालांकि वो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं की होती, बस बताता रहता है, बस बताता रहता है। जैसे आप कहीं पे गाड़ी वगैरह सीखने जाते हो, सामने वाले को गाड़ी हालांकि चलानी नहीं आती, सामने वाले को हालांकि गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो आपसे क्या बोलता है कि ऐसे गियर लगाओ, ऐसे क्लच करो, ऐसे वो करो, वो आपको बस बातें बताता रहता है। मतलब वो खुद उसने वो काम प्रैक्टिकली नहीं किया, बट वो आपको ये कहता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो आपको ऐसी फालतू की एडवाइस देता रहता है, फालतू की एडवाइस देता रहता है। जैसे मैंने बोल दिया इट इज़ हाई टाइम। अब एक चीज़ क्या होती है, ये भी सुन लो, हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये जो होता है ना हाई टाइम, इसका हम यूज करते हैं इमेजिनेशन में, इट इज हाई टाइम। अब तो बहुत समय हो गया, अब तो कुछ कर लो, तो उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, इट इज हाई टाइम दैट द आर्म चेयर क्राइटिक्स अंडरस्टूड। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, है ना, इट इज हाई टाइम दैट फैक्ट, भी अब तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आर्म चेयर क्राइटिक का मीनिंग हो गया समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी रादर देन प्रैक्टिस। गुड। एंड द नेक्स्ट इज एड एंड एबेट। एड एंड एबेट जिसका मीनिंग हो गया टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, किसी की कुछ करने के लिए मदद करना, लेकिन कैसे, इलीगल और रॉन्ग, भी कोई गलत काम करने में, किसी को कुछ गलत काम करने में उसकी मदद करना, किसी की भी इलीगल और रॉन्ग काम करने में उसकी मदद करना। जैसे मैंने बोल दिया शी प्लीडेड गिल्टी एडमिटिंग शी हैड एडेड एंड अबेटेड द बॉम्बिंग प्लॉट, भी उसने गिल्टी फील करते हुए माफी भी मांगी और ये एडमिट किया कि उसने ये गलत काम करने में, बम प्लॉट करने में ये सब किया था, ये सब किया था। तो एड एंड एड का मीनिंग, एड एंड अबेट का मीनिंग हो गया टू हेल्प समवन टू डू समथिंग इलीगल और रॉन्ग। एंड द नेक्स्ट इज एडहॉक। एडहॉक का मीनिंग ये मैंने आपको द हिंदू में भी करवाया था, फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द स्पेशल पर्पज, भी किसी भी स्पेशल पर्पज के लिए कुछ आप सब करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया An ad hoc committee was formed to address health insurance problems। एक ad hoc कमेटी बनाई गई थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए। तो ad hoc का मीनिंग क्या हो गया, फॉर द स्पेशल पर्पज, फॉर द स्पेशल पर्पज। तो आप इस तरीके से ad hoc का यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके से ad hoc का यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जिसका मीनिंग हो गया टू बी परफेक्टली अरेंज्ड, वे किसी भी चीज को अच्छे तरीके से अरेंज करना, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से अरेंज करना, तब आप यूज कर लेते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर जैसे मैंने बोल दिया शी ऑलवेज कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, भी वो हमेशा अपनी किताबों को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखती है। जैसे
ये काम लड़कों का होता है, लड़कियों का होता है। लड़कियां क्या करती है, लड़कियां अपनी कपड़ों को, अपनी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से अरेंज करके रखती है। मतलब उन्होंने कपड़े भी बिल्कुल समेट के अच्छे तरीके से अलमारी में रखे होते हैं, किताबें टेबल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी होती हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं, ये बेड है, यहाँ पे कपड़े इधर उधर बिखरे होंगे, किताबें पता नहीं कहाँ होगी, खुद पता नहीं कहाँ होंगे, मतलब उनका कुछ पता नहीं है। और किचन में क्या होता है, किचन में तब तक बर्तन साफ नहीं करते जब तक क्या होता है, जब तक वो आटा गूंदने वाली परात है ना, उसमें चाय बनाने की नौबत नहीं आ जाए तब तक साले बर्तन ही साफ नहीं करते। ये लड़कों की गंदी आदत होती है। हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं ना रूम वगैरह लेके, तो उनको पता है इन सब चीज़ों का। तो वो क्या, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने एप्पल पाई ऑर्डर का सहारा लेना चाहिए, मतलब चीज़ों को परफेक्टली अरेंज करना चाहिए। तो लड़कों की भी गंदी आदत होती है, सुधर जाओ तुम, है ना। नेक्स्ट है अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म मतलब समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, भी कोई ऐसी चीज जो आपको क्या देती है, जो आपको उत्साह देती है, जो आपको कुछ करने का साहस देती है, जो आपको मोटिवेशन देती है, उसके लिए आप क्या इडियम यूज करते हैं, अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म, जैसे मैंने बोल दिया, रिसीविंग हर फर्स्ट रिवार्ड वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर हिम। बी आर, किसी लड़की ने फर्स्ट रिवार्ड अचीव किया या प्राप्त किया, उसके लिए वो क्या बन गया, उसके लिए क्या बन गया भाई, उसके लिए वो चीज़ बन गई कि उसको क्या एनकरेजमेंट मिला, उसको साहस मिला, उसको मोटिवेशन मिला। ये हर या हिम, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अ शॉट इन द आर्म मतलब समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट या मोटिवेशन, इस तरीके से हमने यूज कर लिया। एंड द नेक्स्ट इज अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क मतलब अंधेरे में तीर मारना, भाई तुम जानते हो। अ गैस बेस्ड ऑन लिटिल और नो इन्फॉर्मेशन, एक तुक्का मारना, कह सकता हूं ना, जब आप तुक्के मारते हो, तुक्का मारना, भाई कैसा तुक्का मारना, जब तुमको या तो बहुत ही कम नॉलेज हो या फिर बिल्कुल ही नॉलेज ना हो, या तो आपको बहुत ही कम नॉलेज हो या फिर आपको बिल्कुल ही नॉलेज ना हो, तब आप यूज कर लेते हैं अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क तब आप यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, दियर एक्सपेरिमेंट्स वर लिटिल मोर देन शॉट्स इन द डार्क, भी उनके एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि थोड़े से ही, लिटिल का मतलब क्या हो गया, ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर यहाँ पर, लेकिन एक लिटिल का मतलब थोड़ा या छोटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर, लिटिल मोर देन शॉट्स इन द डार्क। तो अ शॉट इन द डार्क का मीनिंग हो गया अ गैस बेस्ड नॉलेज या इंफॉर्मेशन। एंड द नेक्स्ट इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसे मैंने बोल दिया, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। भाई एक बात को समझो, ये एक इंसान है, इसका मीनिंग समझो, एक इंसान ये है, ठीक है भाई, एक इंसान ये है और एक इंसान हमारे भाई साहब ये है, ठीक है। अब ये इसके पापा हैं, ये इसके पापा हैं, ये इसके पापा हैं, तो इनके पापा के कैरेक्टर इनमें भी हैं, इनके पापा के कैरेक्टर इनमें भी है। ये इंसान अलग है, ये इंसान है और ये इसके पापा हैं, लेकिन इनके पापा के जो कैरेक्टर हैं वो इनमें हैं। तो इसके लिए आप बोलते हैं अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द, गलत मत ले जाना भाई, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है ना। तो समवन सिमिलर इन कैरेक्टर्स टू वंस फादर, भी किसी के बाप के किसी और में गुण आ जाना, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, ही वॉज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब अगला है ओल्ड डू अप। क्या है, ओल्ड डू अप। ओल्ड डू अप का मीनिंग हो गया एग्जॉस्ट, टायर्ड, मतलब जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ हो, एक्सट्रीमली टायर्ड या बहुत ही ज्यादा थका हुआ, तो उसके लिए आप यूज कर लेते हैं ओल्ड डू अप। जैसे मैंने बोल दिया, हैविंग वॉक 20 माइल्स आई एम फीलिंग ओल्ड डन अप। आई एम फीलिंग ओल्ड डन अप, भाई यार 20 माइल्स की दूरी या वॉकिंग करने के बाद यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, या मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो ओल्ड अप का मीनिंग क्या हो गया, एग्जॉस्ट या वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है भाई 8, 6 and 7। 8, 6 and 7, इस बात को आराम से समझो। इन कन्फ्यूजन मतलब 6 बजे हैं, जैसे 6 है कि 7 है, आसान होते हैं ना। इन कन्फ्यूजन कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, या तो चीजें कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, या फिर टोटली कंफ्यूजन में हो, या फिर टोटली क्या हो, या फिर टोटली चीजें कंफ्यूजन में हो, तो आप यूज कर लेते हैं 8, 6 and 7। जैसे मैंने बोल दिया, 1 day बिफोर वेडिंग, शादी से एक दिन पहले,
द होल हाउस वॉज एट 6 and 7। भाई शादी से एक दिन पहले पूरा घर क्या था, पूरा घर कंफ्यूजन में भी था और पूरा का पूरा घर डिसऑर्गेनाइज था, मतलब चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, चीजें सिमटी नहीं थी, चीजें क्या है इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो क्या हो गया एट 6 and 7, एट 6 and 7 मतलब इन कंफ्यूजन और कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। एंड द नेक्स्ट इज अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक जिसका मीनिंग हो गया टू वर्क विद विगर, मतलब तेजी से काम करना, उत्साह से काम करना, टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम, मतलब काम को इतनी ज्यादा तेजी से उत्साह से खत्म कर देना कि लिमिटेड टाइम से पहले ही आप उस काम को खत्म कर दो। मान के चलो मैंने आपको बोल दिया बेटा आप ना 50 सेंटेंस लिख के लेके आओ, 50 सेंटेंस लिख के लेके आओ, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, लेकिन आपने क्या किया जल्दी जल्दी में 20 मिनट में ही काम खत्म कर दिया। तो उसके लिए आप यूज करते हो अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब घड़ी से पहले या घड़ी से विपरीत आप जब आप काम करते हो। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग हो गया टू वर्क विद विगर, टू फिनिश इन लिमिटेड टाइम। जैसे मैंने बोल दिया द इमरजेंसी सर्विसेज वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक एज द टाइड बिगन टू राइज। जैसे वो टाइड आता है, जवार भाटा होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसे ही वो उठना शुरू हुआ उससे पहले ही इमरजेंसी सर्विस ने अपना काम पूरा कर दिया, वर्किंग करना। नेक्स्ट है अराउंड या राउंड द क्लॉक, अराउंड या फिर राउंड द क्लॉक। जैसे इट इज डन ऑल डे एंड ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कोई काम बिना रुके दिन रात करना, कोई भी काम बिना रुके जब आप दिन रात करते हैं, बिना रुके करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तब आप यूज कर लेते हैं अराउंड द क्लॉक या फिर राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक या फिर मतलब जैसे जैसे घड़ी चल रही है वैसे वैसे आपका काम भी हो रहा है, वैसे वैसे आपका काम भी हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया इट इज माई ऑर्डर टू वर्क राउंड द क्लॉक, भाई ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें दिन रात बिना रुके काम करना है, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें दिन रात बिना रुके काम करना है। चलो फिर से स्पोकन वाले सेंटेंस बनाओ। राहुल बिना रुके दिन रात काम करता है, राहुल बिना रुके दिन रात काम करता है। तो कैसे बनाओगे, राहुल वर्क्स राउंड द क्लॉक, राहुल वर्क्स राउंड द क्लॉक। मैं चाहता हूं कि तुम बिना रुके दिन रात काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम बिना रुके दिन रात काम करो। आई वॉन्ट दैट यू वर्क राउंड द क्लॉक, आई वॉन्ट दैट यू वर्क राउंड द क्लॉक। इस तरीके से बना लोगे, इस तरीके से तुम लोग बना लोगे। धीरे धीरे एक एक मैं बनवाता जाऊंगा ना। अगला है ऑल ईयर्स, क्या है ऑल ईयर्स, जिसका मीनिंग हो गया टू लिसन विद कीन और अटेंशन, मतलब किसी भी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, किसी भी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। कीन का मतलब होता है ध्यान से, इंटरेस्ट लेके सुनना किसी भी, और कीन के साथ फिक्स होती है प्रेपोजिशन वैसे ऑन, ठीक है ना। किसी भी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम ऑल ईयर्स टेल अस व्हाट दे हैड टू से, यार मैं हर बात को बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनता हूँ, तो मुझे जो भी हुआ था या जो भी उन्होंने कुछ कहा था या जो भी किया था वो मेरे को अच्छे तरीके से आप बताएं। तो ऑल ईयर्स का मीनिंग टू लिसन विद कीन अटेंशन। नेक्स्ट है मेरे भाई एट डेगर्स ड्रोन, एट डेगर्स ड्रोन, जिसका मीनिंग हो गया अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या होती है, दुश्मनी, या फिर दुश्मनी की स्टेट में होना, या एनमिटी की, अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी एट डेगर्स ड्रोन। जैसे मैंने बोल दिया द टू फ्रेंड्स आर नाउ एट डेगर्स ड्रोन ओवर ए पेटी इश्यू, मतलब पेटी, पेटी क्या होता है छोटा सा, पिद्दी सा, छोटा सा, भाई छोटे से इश्यू के कारण दो दोस्तों में दुश्मनी की स्टेट आ चुकी है, दुश्मनी की अवस्था आ चुकी है, उस टाइम उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। अच्छा एक आपने मूवी देखी है, एक आई थी यार काफ़ी टाइम पहले की याद है, शायद जी ने मेरा दिल लुटिया, पंजाबी मूवी है वो, गिप्पी ग्रेवाल, पंजाबी मूवी है। मैंने शायद पहली मूवी देखी थी वो पीवीआर में, हाँ पहली देखी थी। तो गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ की है, उसमें वो सेम आप यूज़ करते हैं एट डेगर्स ड्रोन, मतलब वो दो दोस्त होते हैं और किस वजह से उनके पापा की बात करते हैं, तो किस वजह से छोटी सी बात होती है ना पेटी इश्यू, उस वजह से उनमें क्या आ जाती है स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी आ जाती है, ये चीज़ें होती है। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगला है एट रैंडम, ये तो आसान है, एट रैंडम, जिसका मीनिंग विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान और सिस्टम, यार बिना किसी पर्टिकुलर प्लान और सिस्टम के काम करना, बिना किसी प्लान और सिस्टम के जब आप काम करते हैं तब आप यूज करते हैं एट रैंडम। रैंडम तो आसान है, जैसे मैंने बोल दिया द पुलिस
वर स्टॉपिंग कार्स एट रैंडम एंड चेकिंग दियर ब्रेक्स। भाई क्या कर रही थी ये पुलिस, क्या कर रही थी यार, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्लान के, बिना किसी सिस्टम के कार गाड़ियों को रोक रही थी और चेकिंग वगैरह कर रही थी। तो एट रैंडम का मीनिंग हो गया विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लान और सिस्टम। नेक्स्ट है मेरे भाई एट सी। एट सी मतलब टोटली कंफ्यूज्ड। एट सी का मतलब हो गया टोटली कंफ्यूज्ड। एट सी का मीनिंग क्या हो गया, टोटली कंफ्यूज्ड। जैसे मैंने बोल दिया ही इज ऑफन ऑल एट सी, मतलब वो हमेशा क्या है, वो कभी कभार ना मतलब कंफ्यूज में ही रहता है, टोटली कंफ्यूज ही रहता है कि ये है कि नहीं है, करूँ कि ना करूँ, कुछ इस तरीके से एट सी का मतलब टोटली कंफ्यूज्ड। अगला है एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स जिसका मीनिंग हो गया क्वारलिंग, अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट, मतलब एक ऐसा डिस्प्यूट, एक ऐसा विवाद, एक ऐसी लड़ाई जो बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही भयंकर हो, बहुत ही भारी भरकम हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स जैसे मैंने बोल दिया दे आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स विद दियर नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा भारी भरकम या बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट में रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। तो आपको नहीं करनी चाहिए, पड़ोसी अच्छे होते हैं भाई, बाकी तुम्हारे का तुम्हें पता, ठीक है ना। अगला है एट सेकंड हैंड। एट सेकंड हैंड मतलब टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू अनदर पर्सन, टू गेट इंफॉर्मेशन थ्रू अनदर पर्सन। एट सेकंड हैंड का मीनिंग क्या हो गया भी, किसी दूसरे पर्सन से आप जब कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई दूसरे पर्सन से जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलनी थी आपके दोस्त से लेकिन मिली किसी और से, तो इसके लिए आप यूज करते हैं एट सेकंड हैंड। जैसे मैंने बोल दिया आई हर्ड द न्यूज एट सेकंड हैंड, भाई मुझे किसी दूसरे पर्सन से ये न्यूज मिली थी। दूसरा है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मीनिंग हो गया फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल कम डिस्टेंस से, बिल्कुल कम ही दूरी से, बिल्कुल ही कम दूरी से। तो एट क्लोज क्वार्टर्स का मीनिंग हो गया फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज या क्वार्टर, आप रेंज भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रेंज भी यूज कर सकते हैं क्वार्टर की जगह, ठीक है ना, रेंज भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज या क्लोज क्वार्टर, इस तरीके से आपने यूज करते हैं फ्रॉम ए शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है मेरे दोस्त एट क्रॉस पर्पजेज। एट क्रॉस पर्पजेज जैसे मैंने बोल दिया मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू, भी दो लोगों के बीच में क्या हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मिसअंडरस्टैंडिंग किसके हो, दो लोगों के बीच में हो। तो जैसे मैंने बोल दिया आई एम अफ्रेड द टू ब्रदर्स आर एट क्रॉस पर्पजेज, भाई यार मेरे को डर लगता है क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों भाइयों के बीच में क्या है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप इसके लिए यूज कर लेते हैं एट क्रॉस पर्पजेज। एट क्रॉस पर्पजेज काफी पढ़े हैं अभी तो ना। अगला है एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड जिसका मीनिंग हो गया नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यार ये नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं करना, किसी भी ऐसी चीज की जानकारी नहीं होना कि अब इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। जैसे मैंने मिल दिया ही वेंट टू द सिनेमा, वो सिनेमा गया था बिकॉज ही वॉज एट लूज एंड, भाई यार उसको पता ही नहीं था यार मुझे क्या करना है, इस टाइम मेरा दिमाग खराब हो रहा था तो तुम मूवी देखने चले गए। नेक्स्ट एट द 11th आवर। एट द 11th आवर जैसे मैंने बोल दिया एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, भी बिल्कुल मैं बोलते हैं ना 11वें घंटे में भाई, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, भाई किसी भी लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे होना भी हो सकता है, ये आपकी ट्रिक या ये जो आपका काम है ये काम कर जाए आपके सिचुएशन में। तो मैंने बोल दिया द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम द किडनैपर्स एट द 11th आवर, भी बच्चे को किडनैपर से बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बचाया गया था, बच्चे को किडनैपर से बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बचाया गया था। तो इडियम क्या है एट द 11th आवर मीनिंग एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। नेक्स्ट है मेरे भाई, नेक्स्ट है एट ईज। एट ईज जिसका मीनिंग हो गया फ्री फ्रॉम एंजाइटी और एम्बेरेसमेंट, फ्री फ्रॉम एंजाइटी और एम्बेरेसमेंट, मतलब एम्बेरेसमेंट से फ्री हो जाना, एंजाइटी से फ्री हो जाना, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सी इज कंप्लीटली एट ईज अमंग स्ट्रेंजर्स, अमंग स्ट्रेंजर्स, भी वो कंप्लीटली क्या थी फ्री थी स्ट्रेंजर्स के बीच में, भाई उनको उसको कोई डर नहीं था कि ये कैसे लोग हैं कैसे नहीं हैं। एंड द नेक्स्ट इज एट लार्ज, क्या है एट लार्ज जिसका मीनिंग हो गया टू फ्री नॉट कन्फाइंड,
मतलब किसी को फ्री कर देना, किसी को फ्री कर देना। कन्फाइंड मतलब बंधे हुए ना रहना। जैसे मैंने बोल दिया डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी द एफर्ट्स ऑफ द पुलिस, पुलिस के इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी द एस्केप्ड मतलब भागा हुआ प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज, जो पुलिस ने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, एफर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जो प्रिजनर था वो भागा हुआ, वो भी एट लार्ज है, मतलब फ्री है, उसको पकड़ा नहीं गया, उसको बंधा नहीं गया, उसको पकड़ा नहीं गया। कन्फाइंड का मतलब बंधा हुआ होना होता है, वैसे हथकड़ियाँ वगैरह नहीं लगी उसको ना। अगला है मेरे भाई एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल जिसका मीनिंग हो गया ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर समवंस आस्क। भी कोई क्या होते हैं जो आप जानते हैं ना, चमचा, आप बोलते हैं ना उसको चमचा, किसी का चमचा होना। भी कोई कुछ भी कहते वो काम करने के लिए तैयार रहना, कोई कुछ कह देना वो काम करने के लिए तैयार रहना। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो किसी की दोस्त का चमचा कहता है उसने ये करना है। कुछ लोग भाभी जी के चमचे होते हैं, भाभी जी जो कहते हैं ना वो करते रहते हैं, ठीक है। जिसे मैंने बोल दिया सी इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ द कमेटी, भी कमेटी जो कहते हैं ना वो करता ही रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करने के लिए तैयार रहता है। अगला है एट स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकने की दूरी। एट स्टोन्स थ्रो जिसका मीनिंग हो गया एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बिल्कुल ही पास की दूरी से, बिल्कुल ही पास की दूरी से। तो क्या हो गया एट स्टोन्स थ्रो एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। जिसका एग्जांपल द स्टेशन इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय होम, मेरे घर से बिल्कुल ही पत्थर, बिल्कुल ही नजदीक है स्टेशन जो है, ये मीनिंग हो गया। अगला है एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल जिसका मीनिंग वेरी हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हेल्दी हो और फुल ऑफ एनर्जी हो, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही हेल्दी हो और फुल ऑफ एनर्जी हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एज फिट एज फिडल। जैसे इफ यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, अगर तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, यू नीड टू बी एज फिट एज फिडल, भी तुम्हें हेल्दी भी रहना पड़ेगा और फुल ऑफ एनर्जी एनर्जेटिक भी रहना पड़ेगा, एज फिट एज फिडल। अगला है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड जिसका मीनिंग हो गया टू बी सो वरीड, चिंतित होना, कंफ्यूज होना और एनॉयड होना, दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। भाई किस वजह से आप चिंता में आ जाते हैं, किस वजह से आप डरे हुए होते हैं, किस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, किस वजह से आप एनॉय हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है यार मेरे को, कि अब आगे मुझे क्या करना है, उसके लिए आप यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम एट माई विट्स एंड, आई एम एट माई विट्स एंड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, भी मेरे को नहीं पता यार मैं उसकी मदद कैसे करूं, मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूं, मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूं। अगला है अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट इसका मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर इन ए प्लेस और सिचुएशन। भाई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसकी हमें कोई उम्मीद ही ना हो, लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जिसकी हमें कोई उम्मीद ही ना हो, जिसकी कोई हमें कोई उम्मीद ही ना हो। जैसे स्टिल ही एंड हिज फ्रेंड्स आर कुकूज इन द नेस्ट, भी अब तक वो उसी सिचुएशन में है, अब तक वो उसी सिचुएशन में है, ऐसी प्लेस में है। अगला है भाई एज ऑड्स, एज ऑड्स जिसका मीनिंग हो गया टू डिसएग्री विद समवन, किसी भी बात के लिए जब आप डिसएग्री होते हैं, किसी भी बात के लिए जब आप एग्री नहीं करते, मानते नहीं हैं, एडमिट नहीं करते, तो उसके लिए आप यूज करते हैं एज ऑड्स। एज ऑड्स जिसका एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर्स, भी वो उस चीज के लिए डिसएग्री थे, ग्रुप के मेंबर्स डिसएग्री थे सिलेक्शन के लिए। एट ऑड्स का मीनिंग हो गया डिसएग्री होना। और ये लास्ट है हमारा, लास्ट है एट स्टैक, एट स्टैक जिसका मीनिंग एट रिस्क और इन डेंजर, जब आप किसी डेंजर में हो, जब आप कोई रिस्क में हो, तब आप यूज करते हैं एट स्टैक, एट स्टैक। जैसे द टेंशन वॉज नेचुरली हाई फॉर ए गेम विथ सो मच एट स्टैक, वो टेंशन क्या है, बहुत ही नेचुरली हाई हो गई थी गेम के लिए जब हम डेंजर में थे, सो मच एट स्टेक, भाई हम लोग डेंजर में थे, कोई रिस्क या डेंजर में होना। तो मेरे भाई ये थी हमारी वोकेब क्लास 69 जो हमने कर दी कंप्लीट, अब मिलेंगे कल की क्लास में, कल देखते हैं क्या होता है, या तो द हिंदू होगा या फिर वोकेब की प्रैक्टिस होगी, देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपके लिए तैयार रहेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।